जैसा वर्षा या सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा वर्षा या सपनों में। दोस्तों, आज नारी हर क्षेत्र में पुरुषों से बराबरी कर रही है और किसी किसी क्षेत्र में तो वो पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। समुद्र से लेकर आकाश तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नारी की उपस्थिति मौजूद न हो। कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, जिसने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इंदिरा गांधी, मार्गरेट सरीखी राजनेत्रियों ने विश्व राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन आज से 150 साल पहले इन सब बातों की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि यूरोप के विकसित देशों में तक महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी। उस समय हिंदुस्तान में महिलाओं का शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं उस युगांतरकारी महिला की, जिसने इस आधी दुनिया के जीवन में प्रकाश की एक किरण लाई। हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला ग्रेजुएट कामिनी रॉय की, जिनका जन्म आज ही के दिन 1864 को पूर्वी बंगाल में हुआ था। उनका जन्म एक प्रगतिशील और सुशिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता श्री चंडी चरण सेन कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे और वो एक लेखक भी थे। श्री सेन कोलकाता के मेयर भी बने। कामिनी रॉय ने अपनी शिक्षा कोलकाता के बेथून कॉलेज से प्राप्त की। वो कॉलेज की लड़कियों की पहली बैच की छात्रा और देश की पहली ग्रेजुएट लड़की बनी। वो एक साहित्यकार, फेमिनिस्ट और समाज सुधारक थी। वो पहली महिला कवित्री भी थी जिन्होंने अपनी कविताओं का प्रकाशन कर साहित्य जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने 1889 में आलोच्या नामक अपना कविता संग्रह प्रकाशित किया। कामिनी रॉय ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी सहेली अबाला बोस से प्रेरणा ली। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा का उद्देश्य उनका पूरा विकास और उनकी प्रतिभा का पूरा उपयोग होना चाहिए। उन्होंने एक लेख में कहा था कि पुरुषों का विचार महिलाओं की जागृति के खिलाफ रहा है। वो नहीं चाहते कि महिलाएं जागृत हों और पुरुषों की बराबरी कर सकें। 1921 में उन्होंने कुमुदिनी मित्रा और मृणालिनी सेन के साथ मिलकर महिलाओं के मतदान के अधिकारों के लिए लड़ाई की और सफलता प्राप्त की। ये उनके इसी प्रयास का नतीजा था कि 1925 और 26 में बंगाल में महिलाओं को समिति मतदान का अधिकार मिला। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं महाश्वेता, पुंडोरिक, द्वीपोधूप, जीवन पाथेय, निर्मल्य और अशोक संगीत। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी साहित्य लिखने के लिए प्रेरित किया। समाज में जागृति लाने वाली इस महान महिला को आज उनकी जयंती पर हमारी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों, किसी भी इंसान या वस्तु का विस्तार में वर्णन करने की कला आसान नहीं है, पर उससे भी कठिन है चंद खूबसूरत शब्दों में उसे बयां कर जाना। और ये हुनर हर किसी को हासिल नहीं होता। दिल से निकले हुए लफ्ज आवाम के दिलों को ऐसे छू जाते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते हैं। और ऐसे चंद प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक हैं उर्दू शायर और गीतकार मुक्तिदा हसन निदा फजली। इनकी शायरी के लिए कहा जाता है कि एक दिशा में न चलकर ये अलग अलग दिशाओं में सफर करती हैं। प्रकृति और मानवीय संबंधों को दर्शाने के लिए ये दोनों ग्रामीण और शहरी परिदृश्य को उपयोग करते हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से दुखी निदा साहब का गम आप उनकी शायरी में देख सकते हैं। हालांकि उनका बाकी का परिवार विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया था, लेकिन निदाफ साहब ने भारत में ही रहने का निश्चय किया। ग्वालियर में एमए का लास्ट ईयर कर रहा था। मैं
ने सोचा कि जमीन की तब्दीली मसाइल की तब्दीली नहीं है, वो मेरा इंतखाब था। आई चोज टू लिव इन इंडिया, और मैं उस इंतखाब पर आज भी शर्मिंदा नहीं हूँ। निदा फजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। ग्वालियर में पले बड़े फजली की शायरी उनके खून में ही थी। उनके पिता भी एक उर्दू शायर थे। कहा जाता है कि उनके अंदर के शायर को एक घटना ने जगाया। एक बार वो एक मंदिर के सामने से गुजर रहे थे जब उन्होंने सूरदास का एक खूबसूरत सा भजन सुना, जिसमें राधा कृष्ण से बिछड़ने का गम अपने दासियों से बयां कर रही थी। वो इस भजन से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने पहली बार कलम उठाकर एक कविता लिखने की चेष्टा की। 1964 में वो नौकरी की तलाश में बम्बई आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुशायरों में भाग लेना शुरू किया। उनकी बेहतरीन कविता शैली फिल्मी हस्तियों की नजर में आ ही गई और उन्होंने फजली साहब को गाने लिखने के प्रस्ताव दिए। उनके कई गाने जगजीत सिंह द्वारा गाए हुए हैं। उनकी शायरी का मुख्य अंश ये था कि वो रोजमर्रा में इस्तेमाल किए हुए और आसानी से समझ में आने वाले शब्दों का अपनी नज़मों, गजलों और दोहों में उपयोग करते थे। उनकी बॉलीवुड की शुरुआत हुई कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान के साथ, जिसमें उन्होंने 2 गाने लिखे। उनका गाना तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरा हयात है दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। उनके हाल ही के गाने जैसे तरकीब फिल्म का किसका चेहरा अब मैं देखूं और कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना इत्यादि आज भी लोगों की जुबां पर कायम है। उन्होंने टीवी सीरियल सैलाब का टाइटल ट्रैक भी लिखा था। वो सांप्रदायिक सामंजस्य बनाने के ऊपर भी काफी लिखा करते थे। दोनों देशों के बंटवारे में अपने परिवार को खो देने की वजह से ये विषय शायद उनके दिल के बहुत करीब था। 1992 में मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों के वो खुद शिकार बन गए थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने दोस्त के घर पर पनाह लेनी पड़ी थी। इस दौरान उन्होंने इन दंगों और राजनेताओं के वोट बैंक के स्वार्थ के ऊपर खूब लेख लिखे। जिंदगी स्ट्रगल का नाम है और हमारे मुल्क में एक कॉमन मैन को जिन जिन मरहलों से गुजरना पड़ता है, जिंदगी जीने के लिए जिन जिन समझौतों के साथ जुड़ना पड़ता है, वो मुकद्दर मेरा भी रहा है। सियासत के खेल होते हैं, दंगे या फसाद जिसका ताल्लुक आम आदमी से बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उन दंगों और फसाद से जो मैनिपुलेटेड होते हैं, दहशतें जरूर पैदा हो जाती हैं। हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और मैं ये भी जानता हूं कि सियासी चालबाजियों और इलेक्टोरल जो बैंक्स बनाने की जो तरकीबें हैं, उन तरकीबों में एक तरकीब ये भी है कि जब भी मौका लगे, जब भी जरूरत पड़े, आदमी को आदमी से मजहब के नाम पर लड़ाया जाए और अलग कर दिया जाए। जगजीत सिंह मेरे दोस्त थे, उन्होंने आखिरी गजल जो मेरी गाई थी उसका ताल्लुक मिर्जा गालिब से था। गालिब ने कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। और वो मेरी गजल का मतलब था, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम,
कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई। 1998 में उन्हें सांप्रदायिक सामंजस्य बनाने के ऊपर लिखे लेखों पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा भी गया था। फजली साहब की कविताओं में गालिब और मीर का सार दिखता है। वो कबीर और मीरा की कविता शैली से भी बहुत प्रभावित थे और विदेशों में उन्हें गोगोल, ताकासाकी, एलियट और चेखोव की कविताओं ने बहुत प्रेरित किया था। चलिए हम इस प्रतिभावान शायर को इन्हीं के एक शेर के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। अब खुशी है न कोई गम रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। एक बेचेहरा सी उम्मीद है चेहरा चेहरा, जिस तरफ देखिए आने को है आने वाला। दोस्तों, कुछ ऐसे बिरले लोग भी होते हैं जो समय का इंतजार नहीं करते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। एक राह अगर बंद हो गई तो बजाय उसके खुलने का इंतजार करने के वो दूसरा रास्ता खोज निकालते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्यमी की जिसने अपने जीवन में सैकड़ों आविष्कार किए और अपनी खोजों के आधार पर खुद अपनी फैक्ट्रियां बनाई, जिनमें उन्होंने आगे चलकर और नई खोजों का निर्माण किया। आज हम बात कर रहे हैं कोर्टलैंड, न्यूयॉर्क में जन्मे वैज्ञानिक, इंजीनियर एल्मर एम्ब्रोस स्पेरी की, जिन्होंने अपने जीवन काल में 400 से ज्यादा खोज की और सैकड़ों खोजों का पेटेंट भी किया। उन्होंने अपने खोजे यंत्रों का निर्माण भी किया और उन्हें दूसरी कंपनियों को बेचा भी। स्पेरी की सबसे महत्वपूर्ण खोज जायरो कंपस है, जो समुद्री जहाजों और वायुयानों में नेविगेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये एक ऐसा यंत्र है जो खराब मौसम में चालकों का सही मार्गदर्शन करता है। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही कई मशीनें बनाई, जैसे विंडमिल और रेल रोड ट्राइसिकल, जो मालगाड़ी से भी तेज दौड़ती थी। इसी दौरान उन्होंने डायनेमो मशीन और आर्क लैंप भी बनाया। 1880 में उन्होंने शिकागो में स्पेरी इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई और उसमें आर्क लैंप का निर्माण किया। उनका बनाया आर्क लैंप विश्व के सबसे ऊंचे आकाशदीप बोर्ड ऑफ ट्रेड टावर के ऊपर लगाया। 1888 में इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के क्षेत्र में कई पैसे वाली कंपनियों के आ जाने से उनके ग्राहकों में कमी आ गई। इस वजह से उन्होंने ये कंपनी बंद करके स्पेरी इलेक्ट्रिक माइनिंग कंपनी बनाई। इस कंपनी में उन्होंने खदानों में मिलने वाले तांबे को बेचने लायक बनाने की विधि की खोज की। इसके 4 साल बाद ही उन्होंने स्पेरी इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी बनाई, जो चारों का निर्माण करती थी। 1894 में उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को अपना कार बनाने का पेटेंट बेच दिया और इलेक्ट्रिक वाहन बनाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा बनाई कारें एक बार चार्ज होकर 100 किलोमीटर तक चलती थीं। बाद में पेट्रोल और डीजल की ज्यादा उत्पादन से इन कारों का प्रयोग और निर्माण बंद हो गया। आज जब पेट्रोल और डीजल के स्रोत खत्म होने की कगार पर हैं, तब इलेक्ट्रिक वाहनों का जमाना फिर लौटने की उम्मीद है। पेरी ने इंटरनल कंबस्शन इंजन में भी कई सुधार किए, जिन्हें बाद में वायुयानों में लगाया गया। सन 1900 में पेरी ने वॉशिंगटन में स्पेरी इलेक्ट्रोकेमिकल लेबोरेटरी की स्थापना की और उसमें उन्होंने नमक से कॉस्टिक सोडा बनाने की विधि खोजी और यहीं पर उन्होंने स्क्रैप मेटल से टिन निकालने की विधि भी खोजी। इस फैक्ट्री में उन्होंने जहाजों के लिए जायरोस्कोप कंपस और स्टेबलाइजर का निर्माण भी किया। स्पेरी के कार्यों को देखते हुए उन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्यक्ष भी बनाया गया। जून 1930 को इस महान तकनीशियन का ब्रुकलिन में निधन हो गया। आज उनकी जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों,
जब कभी आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो आप काफी देर तक फिल्म में देखे गए चरित्रों से अवश्य प्रभावित होते रहते होंगे। आप चरित्र निभाने वाले अभिनेता से ज्यादा चरित्र को याद करते होंगे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इन पात्रों को निभाने वाले अभिनेता या अभिनेत्री अपना निजी व्यक्तित्व भुलाकर उस पात्र के चरित्र में ऐसे घुस जाते हैं कि वो पात्र जीवंत हो जाता है। हालांकि फिल्म की सफलता में अभिनय के अलावा कहानी, पटकथा, संगीत, संवाद और अच्छे निर्देशन का भी हाथ होता है, लेकिन अभिनेता के अभिनय का सबसे बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के विख्यात अभिनेता ह्यू जैकमैन की, जिनका आज ही के दिन सन 1968 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जन्म हुआ। जैकमैन ने कई सफलतम फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें एक्समैन फिल्मों की सीरीज में वुल्वरीन नामक सुपर हीरो का चरित्र निभाने पर पूरे विश्व में प्रशंसा मिली। I'm the best there is at what I do. What I do best isn't very nice. Well, it's an interesting story. There was another actor who was going to play the part, Dougray Scott, a Scottish actor, and he was on Mission Impossible 2, and they were running late. I think he had an injury, but they were running late, and so in the end, our movie had started, and I finally auditioned about 4 days after the film had begun. जैकमैन ने अपने अभिनय की शुरुआत स्टेज आर्टिस्ट के रूप में की। स्टेज पर भारी सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में प्रवेश किया और ओक्लाहोमा और करूसल फिल्म में अभिनय करके प्रशंसा प्राप्त की। हॉलीवुड फिल्म एक्समैन में वुल्वरीन का रोल निभाने पर उन्हें सारे सिनेमा जगत में ख्याति मिली। The other one ain't far away. Come on, we have to regroup. I know, but there's a problem. You're not part of the group. उनकी ये फिल्म सन 2000 में पर्दे पर आई। फिल्मों में भारी सफलता प्राप्त करने के बावजूद स्टेज से उनका प्यार बना रहा। उन्हें सन 2004 में उनके स्टेज शो द बॉय फ्रॉम ऑज में उनके अभिनय के लिए प्रतिष्ठित टोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सन 2005 में टोनी अवार्ड की मेजबानी करने के लिए उन्हें एमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। The 2004 Tony for Best Leading Actor in a Musical goes to Hugh Jackman, the boy from Oz. Thank you. I love you too. I love everyone. I've been up here all night and I am now absolutely trembling. Thank you. You know, the wing, the league, the voters. I can't thank you enough, but you know what, for 2 years I've stood backstage and watched people's acceptance speeches get swelled over by music when they get to the most important part, so I'm going to start with the most important, my wife. I love you. Couldn't have done this without you, and even if I could, it certainly wouldn't have been as much fun as it is, and you're the best musical theatre widow a man could ever have, and you know, I saw The Boy from Oz 5 years ago in Australia, and I thought that is just like the best role I have seen for a guy in a long time, and I have to thank the people who helped to create it. So they're so brave and so supportive to me, and they had the guts to make this the first Australian musical to make it to Broadway. Thank you. उनकी फिल्म एक्समैन द लास्ट स्टैंड ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। उन्होंने डायरेक्टर वुडी एलन की फिल्म स्कूप में भी अभिनय किया, जो कि एक रहस्यमय फिल्म थी, और उनकी लोकप्रिय फिल्म द प्रेस्टीज में उन्होंने बैटमैन यानी क्रिश्चियन बेल के साथ स्क्रीन शेयर किया था। ये फिल्म विक्टोरियन काल की पटकथा पर आधारित थी। I'll perform this feat in a manner never before seen by yourselves or any other audience anywhere in the world. जिसमें निकोला टेस्ला का एक अहम किरदार था। सन 2006 में उन्होंने 2 एनिमेटेड फिल्में फ्लश्ड अवे और हैप्पी फीट में अपनी आवाज दी। फिल्म ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने निकोल किडमैन के साथ काम किया। 2008 में पीपल मैगजीन ने उन्हें सेक्सीएस्ट मैन अलाइव के नाम से नवाजा, जो इससे पहले जॉर्ज क्लूनी और मैट डेमन को कहा जाता था। उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से भी सम्मानित किया गया था। Sky's the limit, you know. I'm not a big believer in setting goals because I keep saying to people, say you should set goals, and I go, but
what if the day I was setting the goals I wasn't particularly adventurous or imaginative? What if there's something so much better than I can imagine? And that's sort of how my life has come. I don't remember sitting there as a teenager thinking, one day I want to be in a great movie, the biggest movie in Australia that's going to go around the world and show. I don't think I had enough courage at the time to even dream that. So I'm a big believer in working as hard as you can, doing something you love, and then just staying open to what's going to come. आज उनके जन्मदिन पर इस लोकप्रिय अभिनेता को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कॉमेडी मनोरंजन की एक ऐसी शैली है जो तकरीबन हर इंसान की पसंदीदा होती है, और कॉमेडी ही एक ऐसा जॉनरा है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। धीर गंभीर रहकर बड़े बड़े मुद्दों पर तो कोई भी बात कर सकता है, पर हंसी हंसी में उसका व्याख्यान कर लेना बहुत ही कठिन है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने कॉमेडी के माध्यम से अमेरिका में गोरों द्वारा कालों पर हुए अत्याचार और अन्य सामाजिक विषयों पर व्यंग्य करके लोगों को हंसाया भी और अपना संदेश भी दिया। ये हंसी के कलाकार हैं रिचर्ड क्लेक्सटन ग्रेगरी। ग्रेगरी, जिन्हें प्यार से डिक भी बुलाया जाता है, एक अफ्रीकन अमेरिकन कॉमेडियन और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। And you know, being right in the middle of the ride when it was going on, it was like so many things was happening at once, you know. Like the cops made an arrest of this one guy for stealing a television set 4 days after he stole it. And I thought this was very unusual, so I was asking the officer, I said, well, what type of intelligence department do you have here in Los Angeles where 4 days after a guy steals a television set, you can make the arrest right in the middle of a ride that's going on, you know? He said, really, it's no credit to us. We never would have found the guy had he not made the mistake of mailing in that 90-day warrant. ग्रेगरी ने पहली बार राष्ट्रीय तौर पर 1961 में शिकागो के प्लेबॉय क्लब में व्हाइट कॉमेडी किंग अरविंद कोरी के स्थान पर परफॉर्म किया था। इससे पहले वो छोटे नाइट क्लब्स में परफॉर्म करते थे, लेकिन प्लेबॉय क्लब की उनकी परफॉर्मेंस इतनी सफल हुई कि क्लब ने उन्हें अगले 3 वर्षों तक के लिए बुक कर लिया। सन 1962 में उनकी ख्याति देश भर में फैल गई थी। वो नाइट क्लब्स में परफॉर्म करने के साथ साथ अपनी कॉमेडी एल्बम्स भी रिकॉर्ड करवाते थे। ग्रेगरी अपनी कॉमेडी में काले लोगों के साथ हुए भेदभाव की मुख्यतः चर्चा करते थे। काले लोगों को आमतौर पर बस के पीछे वाली सीट्स पर बैठने की प्रथा पर उन्होंने एक दफा कहा था, भेदभाव इतना बुरा भी नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी टक्कर में बस में पीछे बैठे लोगों को चोट लगी हो? Don't make the mistake that most of your mothers and fathers made. When I wake up in the morning, my prayers, and I thank God I woke up, the Ku Klux Klan woke up this morning. The drug pushers woke up this morning. I thank God, and so I would say to young folks, don't be in a state of denial of the racism and sexism, but don't let that block you. Don't teach your children that you have to be twice as good as a white. That's an awful thing to teach. डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के काम से प्रभावित होकर उन्होंने सिविल राइट्स आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाकर जनता का ध्यान इन मुद्दों पर आकर्षित किया। एक बार जब स्थानीय मिसिसिपी की सरकार ने गरीब काले लोगों को खाना प्रदान करना बंद कर दिया था, तो ग्रेगरी अपने चार्टर्ड प्लेन में उन लोगों के लिए टन भर खाना भर कर लाए थे। 1963 में उनकी आत्मकथा निगर एन ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित हुई, जो कि बहुत ही जल्द दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुलामी के समय में निगर शब्द का प्रयोग काले लोगों को संबोधित करने के लिए किया जाता था। सन 1960 में उन्होंने अपना अधिक समय सामाजिक कार्यों में व्यतीत किया। वो एक बार ईरान के हाथों अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ को बंदी करने पर विरोध करते हुए 60 दिन से अधिक भूख हड़ताल पर बैठे। हालांकि ईरान ने उनके विरोध पर कोई कदम नहीं उठाया, पर ईरान छोड़ते समय उनका वजन मात्र 44 किलो हो गया था। 1968 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी लड़े थे, लेकिन उस वर्ष रिचर्ड निक्सन चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे। मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर उन्होंने अपने दोस्त और प्रख्यात लेखक मार्क लेन के साथ मिलकर कई किताबें लिखी, जिनमें सबसे मशहूर थी कोड नेम ज़ोरो।
द मर्डर ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ग्रेगरी की सक्रियता 90 के दशक में भी जारी रही। सन 1992 में उन्होंने सेंट लुइस के इलाके में बढ़ते अपराध के खिलाफ विरोध करने के लिए एक नए आंदोलन कैंपेन फॉर ह्यूमन डिग्निटी भी शुरू किया। 2001 में ग्रेगरी ने दुनिया में घोषणा की कि वो कैंसर से ग्रस्त हैं, लेकिन वो कीमोथेरेपी से अपना इलाज न करते हुए अपनी जीवन शैली और खानपान में विटामिन, व्यायाम और कुछ जड़ी बूटियों को शामिल करके कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो गए। उनकी सबसे हाल ही में प्रकाशित हुई किताब कैलस ऑन माई सोल उनकी दूसरी आत्मकथा है। 2 आत्मकथाओं को लिखने पर वो कहते हैं, I have lived long enough to need 2 autobiographies, which is fine with me. I am looking forward to writing the 3rd and 4th as well. चलिए आज हम डिक ग्रेगरी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए उन्हीं के एक सामाजिक व्यंग के साथ आपसे विदा लेते हैं। I never believed in Santa Claus because I know no white dude would come into my neighborhood after dark. दोस्तों इसी के साथ आपकी दोस्त बबीता आपसे विदा लेती है, तो अभी मैं चलती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।